अरे विद्यार्थी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पीके एजुकेशन पर। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान में रीट की तैयारी करें उनके लिए आज का सेशन है जो बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इसमें आज अपन देखेंगे जो नई शिक्षा नीति है 2020 की, उनसे आपके प्रश्न है जो बहुत सारे जो एग्जामों में देखने को मिलेंगे। ये आपके जो अब की बार है जो नया टॉपिक है जो जुड़ा है। तो आज अपन इसी क्लास में इस टॉपिक को है जो संपूर्ण है जो करने वाले हैं। बस आपसे मैं एक वादा करूंगा, यदि आप क्लास को अंत तक है जो देख लेते हैं तो आपको मैं इसी कक्षा के अंतर्गत है ये प्रश्न है जो इनसे आने वाले प्रश्न याद कराने वाला हूं। तो यहाँ से जो भी प्रश्न आएंगे वो आपके गलत नहीं होंगे। पर बहुत सारे बच्चे हैं जो क्लास को है जो स्किप कर देते हैं, तो उनके तो कोई इलाज होता नहीं है, प्रश्न है जो गलत हो जाते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधे चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। तो देखते हैं, और आपको मैं आज बताऊंगा कि इससे जो भी प्रश्न है जो पूछे हुए हैं वो साथ साथ में बताता रहूंगा कि जो अदर एग्जाम में कैसे प्रश्न है जो पूछे हुए हैं, ताकि आपको भी है जो कुछ भरोसा हो सके कि इस तरह से प्रश्न है जो पूछा जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वन लाइनर फॉर्मेट में अपन इसे जो पूरा करने वाले। तो देखते हैं अब कि भारत में नई शिक्षा नीति 2020 को कैबिनेट की मंजूरी है जो 19 जुलाई है 2000 है जो 29 जुलाई 2020 को है जो मिल गई। ये पहला ही प्रश्न है जो आपसे पूछा जा सकता है कि इसे मंजूरी है जो कब मिली है। दूसरा प्रश्न आपसे, अब 5वीं कक्षा तक की शिक्षा है जो मातृभाषा के अंतर्गत होगी। यह दूसरा प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है कि किस कक्षा तक की जो शिक्षा है जो मातृभाषा में होगी, जहां आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा 1 से 5 या फिर 1 से 8 या 1 से 10 ऐसे ऑप्शन में दे दिया जाएगा। तो ध्यान रखना 1 से 5 है जो होगी इसकी मातृभाषा में। अगला हो जाएगा हमारा कि इस नीति में शिक्षा पर सकल घरेलू जो उत्पाद है वो 100% भाग है जो खर्च किया जाएगा। यानी कि सकल घरेलू उत्पाद का मतलब है जो जीडीपी है हमारी, उसका जो 6% है जो भाग है जो इस नई शिक्षा नीति पर है जो आपके खर्च किया जाएगा। अगला हो जाएगा कि देश में सबसे पहली शिक्षा नीति है जो इंदिरा गांधी के द्वारा है जो 1968 के अंतर्गत है जो शुरू की गई। यानी कि जिस समय हमारी, आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि पहली जो शिक्षा नीति लागू हुई थी उसमें हमारे प्रधानमंत्री है जो कौन थे। और आपसे दूसरा प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि कब पहली शिक्षा है जो नीति है जो लागू हुई है। यानी कि हर एक प्रश्न जो हर एक लाइन के अंतर्गत आपके है जो खजाने वाले प्रश्न है जो यहाँ से बनने वाले। बस आपको मैं अंत तक है जो यहीं पर आपको याद करवाने वाला हूँ। तो देखिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा कि जिस तरह से एक जगह रुका हुआ पानी है जो बदबू मारने लगता है, उसी तरह से एक पुरानी पद्धति जिसे रट्टू तोता वाली शिक्षा व्यवस्था है भी कहा जा सकता है, से पढ़ाई करने पर बच्चे को शिक्षा से लाभ है जो मिलना है जो बंद हो जाता है। ये आपसे ऐसे पूछ लिया जाएगा कि उसकी जगह आपके जो शिक्षा के अंतर्गत है जो नवीन है जो सुधार किए जा रहे हैं, कि पहले जो रट्टू पद्धति थी उसकी जगह अब है जो समझने वाली यानी कि स्मरणीय पद्धति पर है जो ज़्यादा है जो ध्यान दिया जा रहा है। यही कारण है कि भारत में समय समय पर शिक्षा नीति को बदला जा रहा है। यानी कि आपसे यह प्रश्न पूछा जाएगा कि समय समय पर शिक्षा नीति है जो इतनी सारी है जो क्यों बदली गई। यानी पहले आपके 1968, उसके बाद भी है जो अगली नीति आई है उसको मैं आपको एक एक बाई करके सुनाने वाला हूँ। पर ये बदली क्यों जा रही है, यानी एक शिक्षा नीति से भी काम है जो चल जाता, तो ये क्यों बदली जा रही। तो इसका मुख्य कारण यही है कि बच्चे जो रटू पद्धति होती है वो अच्छी नहीं होती है, उसकी जगह जो आपकी समझने वाली पद्धति है जो विकसित की जा रही है। अगला हो जाएगा कि भारत में सबसे पहली शिक्षा नीति है पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय 1968 में शुरू हुई। उसके बाद अगली जो नीति यानी कि अगली आती दूसरी शिक्षा नीति है वो राजीव गांधी सरकार के समय 1986 इसके अंतर्गत है जो शुरू हुई है। और आपको मैं बता दूं जो दूसरी शिक्षा नीति है जो राजीव गांधी के समय 1986 में प्रारंभ हुई थी, जिसमें जो नरसिम्हा राव की सरकार ने बनी थी 1992 में कुछ है जो बदलाव किए। तो आपको मैं बता दूं पहली शिक्षा नीति कब आई, तो 1968 के अंतर्गत। दूसरी आ जाएगी हमारी 1986 के अंतर्गत। और उसी दूसरी के अंतर्गत है जो नरसिम्हा राव ने इन्होंने क्या किया था, कुछ बदलाव किए थे 1992 में। यह भी प्रश्न पूछा हुआ है कि जो अपनी राजीव गांधी के समय दूसरी जो आई थी शिक्षा नीति उसमें है जो किसके शासनकाल में जो बड़े बदलाव हुए। तो ध्यान रखना नरसिम्हा राव के समय जो बड़े बदलाव हुए। और अब की बार आपके ये पूछा जा सकता है कि कब बड़ा बदलाव है जो किया, तो आपको इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा अपन कुछ नई शिक्षा की जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स है उसको एक नज़र के अंतर्गत देखते हैं जो कई बार एग्जामों में है जो पूछे हुए हैं। तो पहला हो जाएगा कि नई शिक्षा नीति 2020 में
शिक्षा पर सकल घरेलू का 6% है जो खर्च किया जाएगा, जो कि कभी है जो 4 पॉइंट है जो 43 होता था। यहाँ से आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि वर्तमान में तो जीडीपी का इतना खर्च किया जा रहा है, इससे पहले है जो कितना खर्च है जो किया जाता था। तो ध्यान रखना है 4.43 है यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न है जो पूछा जा सकता है आपसे, ये बहुत सारे बच्चे इसी को ध्यान में रखेंगे, पर यहाँ से प्रश्न है जो आपके बन जाएगा। और यह भी पूछा जा सकता है कि उसकी जीडीपी खर्च में, अब की जीडीपी खर्च में है जो कितना है जो आपकी बढ़ोतरी हुई है। तो ध्यान रखना है आपके समथिंग आपके हो जाएगी 1.60 के समथिंग है जो आपके बढ़ोतरी हो जाएगी, 1.57 हो जाएगी आपके। ध्यान रखना है कितनी, 1.57। अगला है कि अब 5वीं कक्षा तक की शिक्षा है जो मातृभाषा के अंदर होगी, और मानव जो संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर है जो नई शिक्षा नीति के अंतर्गत है जो शिक्षा मंत्रालय जो कर दिया है। ध्यान रखना है आपसे यह भी प्रश्न पूछा जाएगा कि अब जो वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय जिसका नाम रखा है, उससे पहले उस मंत्रालय का नाम है जो क्या था। तो ध्यान रखना मानव संसाधन विकास मंत्रालय, इससे पहले है जो शिक्षा मंत्रालय का नाम था। अतः रमेश पोखरियाल निशंक अब देश के जो शिक्षा मंत्री है जो कहलाएंगे, यानी कि इस शिक्षा नीति के अनुसार जो पहले शिक्षा मंत्री है जो क्या कहलाएंगे, तो रमेश पोखरियाल है जो कहलाएंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ से प्रश्न है जो बहुत सारे है जो देखने को आपको मिलेंगे, तो एक एक प्रश्न को आपको घोट के पी जाना है। यहाँ से आपके 100% है जो प्रश्न है जो छपेंगे, एक भी प्रश्न है जो आपके यहाँ से बाहर नहीं जाने वाला है। अगला प्रश्न हो जाएगा लॉ और मेडिकल एजुकेशन है, यानी कि कानूनी और जो अपनी मेडिकल स्वास्थ्य से संबंधित एजुकेशन को छोड़कर समस्त उच्च शिक्षा के लिए एक एकल निकाय के रूप में भारत उच्च शिक्षा आयोग का गठन है जो किया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ से आपको प्रश्न में यह भी पूछा जाएगा कि किन जो शिक्षा है उनको छोड़कर है जो किया जा रहा है भारत उच्च शिक्षा आयोग का गठन है, उसके अंतर्गत कौन सी जो एजुकेशन है जो शामिल नहीं की जा रही है। तो आपको ध्यान रखना है लॉ और मेडिकल है जो इसके अंतर्गत भारत उच्च शिक्षा आयोग के अंतर्गत है जो इसमें शामिल नहीं की जाएगी। अर्थात उच्च शिक्षा के लिए एक सिंगल रेगुलेटर रहेगा और उच्च शिक्षा में 3.5 करोड़ नई सीटें जो जोड़ी जाएगी। ध्यान रखना एक एक प्रश्न है जो आपके यहाँ से छपने वाला है कि कितनी जो सीटें जोड़ी जाएगी। यह भी प्रश्न है जो ऐसे पूछे जाते हैं कि जब पिछली बार जो शिक्षा नीति हुई थी उसके बाद जो अपनी सीटें जोड़ी हुई थी, वो भी एक न एक एग्जाम में पूछा हुआ है, जो अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ पर पूछा जरूर हुआ है। तो आपके ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कितनी सीटें जो जोड़ी गई और कौन सी दो एजुकेशन है जिसको छोड़ा गया है इसके अंतर्गत। अगला हो जाएगा कि 6ठी क्लास से वोकेशनल कोर्स है जो शुरू किया जाएगा। यह भी प्रश्न आपके फंस सकता है यहाँ से कि वोकेशनल कोर्स है जो कौन सी क्लास से शुरू माना जाएगा, 6ठी क्लास से शुरू माना जाएगा। इसके लिए इच्छुक छात्रों को 6वीं कक्षा के बाद से ही इंटर्नशिप है जो कराई जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट कर ले, इंटर्नशिप है जो कराई जाएगी। अगला है कि म्यूजिक और आर्ट्स को पाठ्यक्रम में शामिल कर बढ़ावा दिया जाएगा। यानी आपको पता है कि अब हमारी शिक्षा नीति है जो इस तरह से जर्जर हो गई है कि उसमें है जो इन जो अपनी सांस्कृतिक गतिविधियां होती है उनको है जो शामिल नहीं किया जाता है, पर इसके अंतर्गत बच्चों की जो आंतरिक कौशल को बढ़ावा देने के लिए इनको भी है जो शामिल है जो किया जाएगा, म्यूजिक और आर्ट्स को भी। अगला हो जाएगा कि ई पाठ्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फोरम बनाया जा रहा है, जिसके लिए वर्चुअल लैब है जो विकसित की जा रही है। आपको ध्यान रखना है कि ई पाठ्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए किसकी स्थापना की जा रही है। तो ध्यान रखना NE आपके TF है जो इसकी स्थापना की जाएगी, यानी कि टेक्नोलॉजी जो शैक्षणिक टेक्नोलॉजी फोरम है उसकी स्थापना है जो की जाएगी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला हो जाएगा कि वर्ष 2030 तक है जो उच्च शिक्षा में फीसद सकल नामांकन अनुपात है जो अपने GER यानी कि आपका हो जाएगा 50% है जो पहुंचने का जो लक्ष्य है जो रखा गया। एक बार ये ऐसे ही प्रश्न है जो पूछा हुआ है कि GER है जो कितना लक्ष्य रखा गया, तो ध्यान रखना है जो 50% है जो लक्ष्य रखा गया, जो कि वर्ष 2018 के अंतर्गत कितना था, तो 26 पॉइंट है जो 33 है जो समथिंग था। तो ध्यान रखना उससे ही लगभग दुगुना मान लो 50% के समथिंग है जो रहने वाला। ये प्रश्न दोनों ही पूछे जा सकते हैं कि पहले 2018 में कितना था और 2030 में कितना है जो लक्ष्य जो रखा गया है। यहाँ से दो ही प्रश्न है जो आपसे पूछे जाएंगे, तो इसी फॉर्मेट में पूछे जाएंगे जिस तरह मैंने आपको बोला है। अगला हो जाएगा कि नई शिक्षा नीति 2020 का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम है जो लागू होना। ये आपसे 100% पूछा जाएगा। मैं आपको अभी से बता रहा हूँ कि जो मैंने प्रश्न लिए जो हर एक प्रश्न आपके है जो सपने वाले, तो ध्यान रखना है कि इसके अंतर्गत जो अपने हो जाएगी जो मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम है जो लागू होगा। यानी आपको असत्य सत्य कथन करवा के पूछ लिया जाएगा कि ये लागू होगा या नहीं होगा, तो आपको ध्यान करना है इसके अंतर्गत लागू होगा। अभी यदि कोई छात्र 3 साल इंजीनियरिंग
पढ़ने और 6 सेमेस्टर पढ़ने के बाद किसी कारण से आगे की जो पढ़ाई है जो नहीं कर पाता है, तो उसको कुछ भी हासिल है जो नहीं होता है। यानी कि आपको पता होगा कि अब 3 साल की मान लो कोई भी बीए हो गई, कोई किसी भी डिग्री के अंतर्गत, या इंजीनियरिंग पढ़ना किसी भी क्षेत्र में हो गई 3 साल, यानी कि उसके अंतर्गत आपको पता है कि अब जो सेमेस्टर हो रहे हैं, 1 वर्ष के अंतर्गत 2 सेमेस्टर हो रहे हैं, तो इसके अंतर्गत है जो उसको कुछ भी हासिल है जो नहीं होता। लेकिन अब मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम में 1 साल के बाद पढ़ाई छोड़ने पर है जो सर्टिफिकेट, और 2 साल के बाद डिप्लोमा, और 3-4 साल के बाद है जो पढ़ाई छोड़ने के बाद डिग्री मिल है जो जाएगी। इससे देश में जो ड्रॉप आउट रेशियो है जो कम होगा। ध्यान रखना है, ऐसे आपसे प्रश्न है जो सत्य असत्य है जो करवा के पूछ लिया जाएगा, तो आप इन्हें एक बार और सरसरी निगाह से देख ले। 100% है जो आपके सपने वाले प्रश्न है, आपसे मैं अभी से बता रहा हूँ। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि अगर कोई छात्र किसी कोर्स बीच में छोड़कर दूसरे कोर्स में एडमिशन लेना चाहता है, तो पहले कोर्स में एक खास निश्चित समय तक है जो ब्रेक ले सकता है। यानी यह भी पूछा जाएगा आपसे कि ब्रेक ले सकता है या नहीं ले सकता है, तो ध्यान रखना ले सकता है। और जो दूसरा कोर्स ज्वाइन करता है, यानी कि यदि कोई पहला कोर्स उसके ले रखा है और उसके बाद उसे छोड़कर यदि दूसरा कोर्स है जो लेना चाहता है, तो इसे पूरा करने के बाद फिर से पहले वाले कोर्स को जारी है जो रख सकता है। यानी कि इसको छोड़ने के बाद दूसरा भी ले सकता है और इसके बाद इसे भी लेने की उसे चॉइस है जो होगी। ध्यान रखना है। यानी कोर्स की बात करें यहाँ पर, मान लो आपने कोई विषय चुना है किसी अपने सब्जेक्ट पर्टिकुलर पे, यानी कि आपने लिया हिस्ट्री लिया है, तो वो आप छोड़ के दूसरा भी ले सकते हो। यानी कि कॉमर्स, अपने कॉमर्स सॉरी नहीं, इस हिस्ट्री के अंदर इकोनॉमी है जो लेकर आप वापस है जो हिस्ट्री को भी है जो चालू है जो रख सकते हो। अगला हो जाएगा कि अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी और डिम्स यूनिवर्सिटी और जो सेंट्रल लोन इंस्टीट्यूट के लिए अलग अलग है जो नियम है, इंस्टीट्यूशन के लिए जो अलग अलग है जो नियम है। आपसे पूछा जाएगा कि इन यूनिवर्सिटी के लिए एक ही है जो नियम है जो रखा गया है, तो आपको ध्यान रखना है नहीं, इनके लिए क्या है, अलग अलग है जो नियम थे, परंतु इस नीति के अनुसार है जो सभी के लिए समान नियम है जो होंगे। पहले अलग अलग नियम थे, अब समान होंगे इसके अंतर्गत। ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न कर ले, ये प्रश्न कई बार है जो पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट कर ले। शिक्षा नीति है जो हर एक एग्जाम है जो अब जुड़ेगी, तो ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला हो जाएगा कि देश में शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए अमेरिका के NSF यानी नेशनल साइंस फाउंडेशन की तर्ज पर एक शीर्ष निकाय के रूप में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी। यानी जो NRF है, इसकी स्थापना है जो NSF के तर्ज पर है जो की जाएगी। आपसे पूछा जाएगा कि NSF की तर्ज पर है जो किस फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी, तो ध्यान रखना है NRF, यानी कि एस की जगह है जो एक आर आ रहा है, इतना ही ध्यान रखना है आपको, वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी एनआरएफ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य है विश्वविद्यालयों के माध्यम से शोध की संस्कृति को बढ़ावा देना, और यह स्वतंत्र रूप से सरकार द्वारा एक बोर्ड ऑफ गवर्नेंस द्वारा जो शासित होगा और बड़े प्रोजेक्ट की जो फाइनेंसिंग है जो करेगा। यानी वेरी इंपॉर्टेंट कर ले, इसका मुख्य उद्देश्य जो क्या है, यानी कि संस्कृति में शोध है, यानी कि उसको विकसित करने, डेवलप करने के उसको बढ़ावा देगा, और स्वतंत्र रूप से सरकार द्वारा एक बोर्ड ऑफ गवर्नेंस द्वारा स्थापित होगा। और यानी कि ये किसके द्वारा स्थापित होगा, तो बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के द्वारा स्थापित होगा, और बड़े प्रोजेक्टों की जो है जो फाइनेंस है जो करेगा। तो ये थे आज की जो अपनी शिक्षा नीति है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मैं इंपॉर्टेंट है जो वन लाइनर के रूप में लेकर आया हूँ। तो आप में से कितने बच्चे सहमत है कि मैं अगली क्लास में आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के रूप में एक और क्लास डाल दूं, ताकि आपकी एक बार और प्रैक्टिस हो जाए, ताकि आपके एग्जाम में किसी तरह से जो प्रश्न है जो गलत नहीं हो। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, तो मैं इसी तरह से आपके क्लास है जो लेकर आऊँगा। बस अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक यू।